हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम 21 और 22 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर देखेंगे और जो हमारे स्पेशल पॉइंट होंगे वो होंगे यूपी स्पेशल से। कावेरी जल विवाद के बारे में जानेंगे क्योंकि तमिलनाडु एक बार फिर कावेरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, एक रिपोर्ट आई है अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। भारत एनसीएपी ये क्या है जो कि आज लॉन्च होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओहरीड झील ये भी न्यूज में था तो इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अंत में बात करेंगे यूपी T20 क्रिकेट मैच के बारे में। अब आईपीएल की तर्ज पर यूपी में भी एक लीग की शुरुआत की जाएगी तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। शुरुआत करते हैं यूपी के कुछ स्पेशल पॉइंट के साथ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो कि लखनऊ में स्थित है, इनके द्वारा कमल के एक फूल की नई किस्म जिसका नाम दिया गया है नमोह 108, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, विकसित किया गया है। विश्व उद्यमिता दिवस जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है, इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। अब बात करें उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक की, तो इसका निर्माण चित्रकूट के तुलसी झरने पर किया जा रहा है और तुलसी झरना को हम सबरी झरना के नाम से भी जानते हैं और यह स्काई वॉक धनुष के आकार का होगा। सीएम योगी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर यूपी सीडा ने सेफ इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये तो रहा यूपी का वन लाइनर। अब आगे बात करते हैं थोड़े से और भी वन लाइनर के बारे में। तो इसरो का चंद्रयान जो मिशन है वो बुधवार यानी कि 23 तारीख को शाम 6:04 पर उतरने की जो है समय निर्धारित किया गया है इसरो के द्वारा। और यदि यह सफल हो जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार बताया भी जा चुका है, तब भी आप लोग इसको ध्यान रखिए, बार बार इसको पढ़िए। अब बात करते हैं लूना 25 की। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की है। इन्होंने बताया कि लूना 25 के अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने से चंद्र अभियान विफल हो गया है। अब अगर बात करें पिछले 4 सालों में कौन कौन से चंद्र अभियान विफल हुए हैं, तो उसमें भारत का चंद्रयान 2, इजराइल का बेरेशीट, जापान का हुक्तो आर और रूस का लूना 25 शामिल है। हाल ही में नासा का सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेयंस ऑब्जर्वेटरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्टीरियो कहते हैं, अंतरिक्ष यान लॉन्च के लगभग 17 वर्ष बाद पहली बार पृथ्वी के निकट से गुजरा है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो स्टीरियो मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि सूर्य का त्रिविम दृश्य स्टीरियोस्कोपिक व्यू प्रदान करना था, जिससे सूर्य के बारे में और अच्छे से अध्ययन हो सके। तेलंगाना सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की तर्ज पर राज्य में विशेष मत्स्य पालन क्षेत्र स्थापित करेगी और इसका उद्देश्य मत्स्य संपदा में वृद्धि करना और मछुआरों के रोजगार को बढ़ावा देना है। अब कल एक न्यूज में टाइगर रिजर्व था जिसका नाम था नागजीरा टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्तमान में बाघों की आबादी में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ पे वन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाल ही में पकड़ी गई 2 बाघिनों को बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम के तहत इस नागजीरा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा, इसलिए ये न्यूज में था। तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। G20 महामारी कोष ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर 2023 को युवाओं के बीच कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के साथ कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया जाएगा। तो विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च किया जाएगा? 17 सितंबर 2023 को। अब आगे बात करें, तमिलनाडु में जो केला है जिसे हम मैटी केला या बेबी बनाना के नाम से जानते हैं, उसको GI टैग दिया गया है। अब आगे खेल के बारे में देखते हैं वन लाइनर। प्रज्ञानंदा का संबंध चेस से है। प्रज्ञानंदा फीडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और अब वे खिताब के लिए मैग्नस कार्लसन के साथ भिड़ेंगे। BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि BPCL द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्योर फॉर श्योर का प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्योर फॉर श्योर किसका अभियान है? BPCL का अभियान है। भारत के अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित एशियन जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ भारत ने 10 से 20 अगस्त तक
चोरजो पोलैंड में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, आप याद रखिएगा कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? पोलैंड में किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में आयोजित महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अब आगे बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो 4 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस शामिल हैं और इस वर्ष की ब्रिक्स की मेजबानी ग्रीस कर रहा है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसकी जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% और जीडीपी की बात करें तो दुनिया में 30% का हिस्सा जो है ब्रिक्स रखता है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। और ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक के नाम का था। जो ब्रिक नाम था वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने दिया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका जब इसमें जुड़ जाता है तो यह ब्रिक्स कहलाता है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2050 तक ब्रिक्स देश विनिर्माण उद्योग, सेवाओं और कच्चे माल के प्रमुख सप्लायर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में। तो सबसे पहले वर्ष 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G20 समूह के शिखर सम्मेलन के साथ ब्राजील, रसिया, भारत और चीन जो ब्रिक के नेता थे वो पहली बार मुलाकात करते हैं। लेकिन इनकी पहली आधिकारिक जो शिखर सम्मेलन होती है वो जून 2009 में रूस में होती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका जो है वर्ष 2010 में ब्राजील के ब्राजीलिया में हुए सम्मेलन में उसके जुड़ने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई थी कि अब दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका तीसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण चीन के सान्या में, वहां पे ये पहली बार शामिल हुआ था। और 2023 की बैठक की जो मेजबानी कर रहा है वो दक्षिण अफ्रीका ही कर रहा है। इंपॉर्टेंट होगा आपको ब्रिक्स के बारे में जानना, तो पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कावेरी नदी और कावेरी जल विवाद के बारे में कि ये चर्चा में क्यों आया। ये चर्चा में तब आया जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर देती है और उस याचिका में कहती है कि कर्नाटक द्वारा अपने जलाशय के जल से 24,000 क्यूसेक का प्रवाह सुनिश्चित करे हमारे लिए। अब ये विवाद केवल आज का नहीं है या तो 10-20 साल का नहीं है। वर्ष 2018 में विवाद ये तब शुरू हो गया था जब तत्कालीन मैसूर राज्य ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का एक फैसला लिया था, लेकिन मद्रास राज्य ने इस पर आपत्ति जताई थी। फिर देश की आजादी के बाद होता क्या है कि वर्ष 1972 में केंद्र सरकार एक कमेटी बना देती है और एक कमेटी एक अपना रिपोर्ट देती है कि कावेरी नदी के 4 दावेदार होंगे और उन चारों दावेदारों के जो नाम हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी और केरल है। और इनके बीच में एक समझौता होता है वर्ष 1976 में। 90 के दशक में विवाद तब और बढ़ता चला गया जब 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। जब मतलब विवाद बढ़ गया तो उसके बाद एक जो है ट्रिब्यूनल का गठन किया गया 1990 में। फिर होता क्या है कि हाल ही में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कर्नाटक को 284 टीएमसी पानी मिलेगा, तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी दिया जाएगा और केरल को 30 टीएमसी और पुदुचेरी को 60 टीएमसी पानी देने का निर्णय लिया गया था। अब बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में, क्योंकि कावेरी नदी से ही ये रिलेटेड है विवाद। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है जिसे तमिल में हम पुन्नी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो बाएं से जो आके मिलती हैं उनमें अर्कावती, हेमावती, शिमता और हरंगी हैं और जो दाएं से आके मिलती हैं उसमें लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबिनी और अमरावती शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे आए एक रिपोर्ट की। तो इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने। बढ़ते शहरीकरण और उच्च खपत के कारण भारत सर्वाधिक मात्रा में ठोस कचरा उत्पन्न करने वाला शीर्ष 10 देशों में शामिल हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर हम शीर्ष देश की बात करें तो अमेरिका, जो कि प्रतिदिन लगभग 6,21,000 टन ठोस कचरा पैदा करता है। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश अधिक ठोस कचरा पैदा कर रहे हैं। शीर्ष 10 देशों में सिर्फ 4 विकासशील देश हैं जिनमें ब्राजील, चीन, भारत और मैक्सिको शामिल हैं।
चीन जो है जून 2023 में विकासशील देश से अब हट के विकसित देश की श्रेणी में आ गया है अमेरिकी सीनेट के हिसाब से। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये पिछले वर्ष के डेटा के आधार पर बनाई गई थी। मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में शीर्ष देश जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं। और अब बात करते हैं भारत अपशिष्ट प्रणाली को लेकर क्या कर रहा है। तो भारत जर्मनी के साथ जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर एक समझौता वर्ष 2019 में किया था। भारत कचरे के उचित निपटान के लिए वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास और पहचान, विकास और निर्माण करना है। अब आगे बात करते हैं भारत एनसीईपी के बारे में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 22 अगस्त 2023 यानी कि आज के दिन बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अब ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम भारत में 3.5 टन तक के मोटर व्हीकल के सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर रोड सेफ्टी में सुधार करने के लिए सरकार जो प्रतिबद्ध है उसी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। अब इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कार ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध मोटर व्हीकल दुर्घटना संबंधी सुरक्षा का एक कॉम्परेटिव असेसमेंट करने के लिए टूल प्रदान करना है, जिनमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे मापदंड के आधार पर 1 स्टार से 5 स्टार तक की रेटिंग प्रदान की जाएगी। यह किसी भी वाहन के अनुमानित टक्कर के आधार पर वाहन के आगे का भाग, पीछे का भाग और साइड पर प्रभाव, दुर्घटना के बाद वाहन के दरवाजे खुलने की संभावना का अध्ययन करेगा। भारत सरकार वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करें ओहरीड लेक के बारे में, तो पुरातत्वों ने यूरोप का सबसे पुराना गांव खोज निकाला है जो कि अल्बानिया में ओहरीड झील के तट पर बसा हुआ है, इसलिए ये लेक जो है न्यूज में आया था। यह यूरोप में झील के किनारे बसावट वाला अब तक मिला सबसे पुराना गांव बताया जा रहा है। यह गांव 6000 से 5800 ईसा पूर्व पहले अस्तित्व में आया था और अनुमान है कि इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। ओहरीड झील उत्तरी मैसेडोनिया, ये मैप में देखिए, ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये अल्बानिया है और इन्हीं के बीच में ये जो स्क्वायर में बनाया गया है ये है ओहरीड लेक, ये वहीं पे स्थित है और यह यूरोप की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। अब अंत में बात करते हैं यूपी T20 क्रिकेट मैच के बारे में। उत्तर प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर यूपी T20 क्रिकेट लीग आगामी 30 अगस्त से शुरू होने वाली है और इस लीग में राज्य के 6 शहर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इन शहरों का नाम आप याद रखिएगा और उनके जो नाम होंगे लखनऊ फॉल्कन, कानपुर सुपरस्टार, गोरखपुर लायंस, काशी रुद्राक्ष, मेरठ मैवरिक्स और नोएडा सुपर किंग के नाम से ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे और सारे मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। तो ये तो रहा 21 और 22 तारीख का करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।